6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। लेकिन बाबा साहब का आखिरी दिन कैसा था? दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देर से सोकर उठे। नानक चंद रत्तू उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। रत्तू 16 सालों से बाबा साहब के यहाँ सहायक थे। बाबा साहब के उठने के बाद रत्तू ने दफ्तर जाने की इजाजत मांगी। घर में बाबा साहब, उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर और डॉक्टर मालवंकर थे। डॉक्टर मालवंकर मुंबई से उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए आए हुए थे। दिन काफी सामान्य था। दोपहर में सविता और डॉक्टर मालवंकर कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटे। उस समय बाबा साहब घर में ही थे। करीब शाम 6 बजे रत्तू ऑफिस से वापस लौटे, लेकिन तब तक भी सविता अम्बेडकर बाजार से नहीं लौटी थी। इस बात से डॉक्टर अम्बेडकर नाराज हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। बाबा साहब गुस्से में थे। रत्तू ने भी उनकी नाराजगी महसूस की थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। काम खत्म करने के बाद रत्तू जाने ही वाले थे कि सविता अम्बेडकर जी लौट आई। कहते हैं बाबा साहब इस बात से इतने खफा थे कि उन्होंने सविता को कुछ सख्त बातें भी कह दी थी। बाबा साहब आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये कहते हुए रत्तू ने बाबा साहब को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो शांत हो गए। उसी रात करीब 8 बजे जैन धर्म का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आया। ये मुलाकात पहले से तय थी। बाबा साहब बोले, रत्तू, मुझे नहीं लगता कि मैं आज इन लोगों से मिलने की हालत में हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये लोग घर आ चुके हैं। बेहतर है इनसे मिल ही लेता हूँ। करीब 8:20 पर बाबा साहब बाथरूम गए। फिर रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर वापस ड्राइंग रूम में लौटे, लेकिन वो काफी थके हुए लग रहे थे। पास के ही सोफे पर बैठ गए और आंखें बंद कर ली। कुछ मिनटों तक सब शांत थे। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा साहब ने सिर हिलाया। जैन नेताओं से कुछ देर बातचीत की। उनसे बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे। प्रतिनिधिमंडल ने बाबा साहब को बुद्ध पर एक किताब भेंट की। ये लोग अगले दिन के कार्यक्रम के लिए बाबा साहब को न्योता देने आए थे। जी शुक्रिया, अगर सेहत ने इजाजत दी तो मैं आपके कार्यक्रम में जरूर आऊंगा, बाबा साहब ने कहा। जब बाबा साहब जैन प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे, तभी डॉक्टर मालवंकर ने उनका चेकअप किया। उसके बाद डॉक्टर मालवंकर मुंबई रवाना हो गए। जैन प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद रत्तू ने बाबा साहब के पैर दबाए। बाबा साहब बोले, रत्तू, क्या तुम मेरे सिर पर तेल लगा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं बाबा साहब, रत्तू ने कहा। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बाबा साहब आंखें बंद करके गा रहे थे। उनके दाएं हाथ की उंगलियां सोफे पर थिरक रही थी। रत्तू, जरा इस गाने का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर तो बजाओ, बाबा साहब ने सांस खींचते हुए कहा। रत्तू, कुछ किताबें और दे दो, और वो तो बुद्धं धम्मा, उसे भी ले आओ। उसके परिचय और भूमिका पर कुछ काम करना है। तुम उन्हें मेरे बिस्तर के बगल में टेबल पर रख दो। मैं रात में इन पर कुछ काम करूंगा। थोड़ी देर बाद उनका रसोइया सुदामा आया और पूछने लगा कि बाबा साहब आप क्या खाएंगे, मैं क्या बनाऊं? बाबा साहब ने कहा कि वो केवल थोड़ा चावल खाएंगे और कुछ नहीं। बाबा साहब अब भी गाना बुलबुला रहे थे। थोड़ी देर बाद रसोइया दूसरी बार उन्हें बुलाने आया था। वो उठे और डाइनिंग रूम में चले गए। वो अपना सिर रत्तू के कंधे पर रखकर वहां तक गए। जाते हुए अलमारियों से कुछ किताबें भी निकाली। उन्होंने किताबें टेबल पर रखने को कहा। रात के खाने के बाद वो फिर अपने कमरे में आ गए। बाबा साहब कुछ देर तक कबीर का गाना गाते रहे। चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा, चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा।
कुछ देर तक वो यूं ही बुदबुदाते रहे और फिर बेडरूम में चले गए। अब उन्होंने अपने टेबल पर रखी उन किताबों की ओर देखा जिसे उन्होंने रत्तू से रखने को कहा था। अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका पर कुछ देर काम किया और फिर किताबों पर ही हाथ रखकर सो गए। अगली सुबह जब सविता अम्बेडकर हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। बाबा साहब के पैर को हमेशा की तरह कुशन पर पाया। बाबा साहब कई बार ऐसे ही सो जाया करते थे, लेकिन जब कई बार बोलने पर भी बाबा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया तो सविता अम्बेडकर को एहसास हुआ कि बाबा साहब के शरीर में कोई हरकत नहीं है। वो जोर से चिल्लाई। उन्होंने तुरंत अपनी कार नानक चंद्र रत्तू को लेने के लिए भेजी। कुछ देर बाद रत्तू आए तो देखा सविता अम्बेडकर सोफे पर पड़ी रो रही थी। वो बिलख रही थी कि बाबा साहब दुनिया छोड़कर चले गए हैं। रत्तू ने बाबा साहब की छाती पर मालिश की और हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की। हाथ पैर हिलाया डुलाया, उनके मुंह में कुछ लिक्विड डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा साहब शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। बाबा साहब उठिए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो मैं आ गया, मुझे कुछ काम बताइए। बाबा साहब मुझे कुछ काम बताइए। रत्तू जोर जोर से रोने लगे। सविता अम्बेडकर के रोने की आवाज भी तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद रत्तू ने करीबियों को दुखद सूचना देनी शुरू की और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को बताया। इन सब में एक बात और भी घटित हो रही है, जो सामने आने की बजाय काल के प्रवाह में लुप्त होती चली गई। जिन अंतिम क्षणों को हमेशा के लिए कैद करने वाले, जिन्होंने अपना रहने का मकान और अपनी प्रिंटिंग प्रेस इस ऐतिहासिक घटना के फिल्मांकन के लिए बेच दी, उनसे लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। इस जानकारी का आगे न आना एक बड़ी विडंबना है। पूर्व विधायक दलित मित्र नामदेव भटकर के संबंध में बहुत कम लोग जानते हैं। कोल्हापुर जिले के मसूद नाले गांव में 24 अगस्त 1921 को नामदेव भटकर का जन्म हुआ और 1982 के 4 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हुई। साहित्य, संपादन, नाटक, सिनेमा, आकाशवाणी, स्वतंत्रता सैनिक, प्रगतिशील किसान, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें नामदेव भटकर का उल्लेखनीय योगदान है। जन्म से जातीयता की आंच लगी तो पूरा जीवन अस्पृश्यता निवारण कार्य को दे दिया। एक बार दाढ़ी बनाने नाई के पास पहुंचे। उसने पूछा, किस जाति से हो? उत्तर था, अछूत। सुनते ही नाई के उस तरह से गाल करना, चेहरे पर लगा दाग तो नहीं मिटेगा, लेकिन देश पर लगा हुआ, यहाँ की मनुष्यता पर लगा हुआ छुआछूत का दाग मिटाकर ही रहूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ पूरा जीवन गुजार दिया। जिन क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया, उन क्षेत्रों में छुआछूत, अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। उनके इन कामों की दखल महाराष्ट्र सरकार ने ली और पहला दलित मित्र पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। 6 दिसंबर को वे मुंबई में ही थे। बाबा साहेब के प्रयाण की बात पता चली तो बड़ी खुशी हुई। उन्हें लगा कि बाबा साहेब की अंतिम यात्रा का वीडियो रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। नाटक और फिल्मों से जुड़े होने के कारण कई लोगों से उनका परिचय था। उन्होंने कई लोगों से कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, हमें उससे क्या, वे तो तुम्हारे नेता है, अछूतों के नेता है, हम फिल्मांकन नहीं करेंगे। ऐसा स्पष्ट उत्तर में नामदेव भटकर की भूली आशा कि कोई तो करेगा, लेकिन उनकी आस टूट गई। आने वाले समय के लिए उस फिल्मांकन का जो महत्व है उन्होंने पहचान लिया था। सोचा, कोई मदद करें या ना करें, स्वयं ही फिल्मांकन का निर्णय ले लिया। लेकिन ये कोई सहज और सरल कार्य नहीं था। उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा, उसके लिए रील, ये सब इतना खर्चीला था। लगभग 3000 फीट नेगेटिव रील, कैमरा और कैमरामैन, इसके लिए लगभग 1300-1400 रुपये का खर्च आ सकता था। इसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये उससे भी बड़ा प्रश्न था।
तब कुछ छोटे छोटे कामों के लिए कुछ गिरवी रखकर मारवाड़ी से पैसे उठा लेते थे। लेकिन इस बार रकम बढ़ी तो उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस गिरवी रख दी। बदले में 1500 रुपये मिले। दौड़ते हुए वे कैमरामैन शंकरराव सावेकर के पास गए। उन्होंने 150 रुपये प्रतिदिन किराए पर एक कैमरा लाया और रात 10-11 बजे के आसपास राजगृह पहुंचे कैमरा लेकर। बाबा साहेब का पार्थिव सुबह सुबह पहुंचा। कुछ देर बाद एक ट्रक पर पार्थिव रखा गया और अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई। नामदेव भटकर और कैमरामैन को उसी ट्रक पर कैमरा लगाकर खड़े रहने की थोड़ी सी जगह मिली। पहला शॉट वही सर्किल पर लिया। बाबा साहेब के अंत्य दर्शन के लिए पहुंचे विराट जनसागर का फिल्मांकन भी दिन भर चलता रहा। शाम को पार्थिव दादर चौपाटी पर पहुंचा। शाही मान वंदना दी गई। चंदन की चिता पर पार्थिव रखा गया। अंतिम लकड़ी चिता पर रखते तक शूटिंग चलती रही। बाबा साहेब का अंतिम चेहरा इसमें फिल्मांकित हुआ। चिता को अग्नि प्रदान करने के बाद भी फिल्मांकन जारी रहा। इस पूरी शूटिंग में 2800 फीट फिल्म खत्म हो गई। दूसरे दिन बॉम्बे फिल्म लेबोरेटरी में फिल्म प्रोसेस के लिए दी गई और फिल्म की धुलाई, पॉजिटिव रिप्रिंट, एडिटिंग, इन सब का खर्च आने वाला था 2,500 से 3,000 रुपये। इसके लिए नामदेव भटकर फिर उसी मारवाड़ी के पास गए। वह मकान जिसमें वे निवासरत थे, उसी घर को गिरवी रखकर और 3,000 रुपये ले आए। आगे चलकर स्थिति ये बनी कि गिरवी रखी गई प्रिंटिंग प्रेस और मकान छुड़ा नहीं पाए। वो हमेशा के लिए हाथ से छूट गए। मुंबई भी छोड़ना पड़ा। संपत्ति चली गई तो गई, लेकिन बाबा साहेब की अंतिम स्मृति सुरक्षित कर पाए। उनके खुले चेहरे का अंतिम क्षण युगों के लिए संरक्षित हो गया। बस इससे वे संतुष्ट थे। आज हम ये भी देखते हैं बाबा साहेब की अंतिम यात्रा के अंतिम क्षण। ये वही फिल्म है जो नामदेव राव भटकर ने बनाई है। नामदेव राव जी ने इस कार्य का न तो कभी श्रेय लिया और न ही इसे अपनी पूंजी बनाई। संगम कामले का ये मूल मराठी आलेख है। इसमें जो हिस्सा फिल्मांकन और उस समय की स्मृतियों से जुड़ा है, वह नामदेव भटकर का आत्मचरित्र कथा मेरे जन्म की, मराठी में लिखते हैं कथा माझ्या जन्माची, यहाँ से दिया हुआ है। नामदेव राव भटकर को जानना समझना चाहते हैं तो उनका आत्मचरित्र जरूर पढ़ें।